रेखीय समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। इस सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, उनके जनरल फॉर्म से उनसे बनने वाली दो रेखाएं कैसे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर होती हैं या संपाती होती हैं, इस चीज़ को देखेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या उनका जनरल इक्वेशन का कैसा रिलेशन होता है उसे देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो चर हैं तो दो चरों का मान हमें कैसे ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे बुक में कैसा है, हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, तीन विधियां दी हुई हैं। सबसे पहली विधि क्या है कि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है हमारी विलोपन विधि, जिसमें हम लोग एक चर को विलोप करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं, और तीसरा हमारा है ब्रज विधि, जिसको डायरेक्टली हम लोग एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दो चरों वाला रेखीय समीकरण युग्म क्या होता है। जैसे हम लोग नाम में देखोगे क्या है कि दो चर, तुमको पता है चर क्या होते हैं, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। और रेखीय समीकरण क्यों से होते हैं, जिनके इक्वेशन से हम लोग अगर कोई लाइन ड्रॉ करें, अगर हम लोग ग्राफ में किसी इक्वेशन की वैल्यू को प्लॉट करते हैं तो वहां से हमको एक सीधी लाइन मिलती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण। और युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो रेखीय समीकरणों का युग्म। तो दो रेखीय समीकरण युग्म है, यानी दो हमारे रेखीय समीकरण है। अब देखते हैं कि हमारा इक्वेशन कैसा होता है। जैसे आप लोग देख रहे हो 2x + 3y = 0। यहाँ पे =0 रहेगा। हमको पता है कि =0 होता है तो क्या होता है, एक उसको समीकरण बोलते हैं। अगर नहीं 0 रहेगा और सिर्फ यही रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2x + 3y को क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलते हैं। अगर उसकी =0 लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक समीकरण यानी इक्वेशन हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं x और y। x और y क्या है, दो चर है। अब हमको आता है कि हमको युग्म की क्या जरूरत है, पेयर की क्या जरूरत पड़ी। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हमने क्या किया था। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक वेरिएबल होता है, जैसे कि 2x + 6 = 0 है, यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, 6 को उधर भेज दिए तो 2x = -6 आया और x = हमारा -3 आ गया। ओके, यहाँ पे x का मान मिल गया। यहाँ पे हमको सिर्फ एक समीकरण दिया था तो वहां से हमको इसका मान मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल चर है, यानी सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल है तो हमको यहाँ पे एक इक्वेशन से हमको मान मिल गया। अब यहाँ पे आता है दो वेरिएबल है, यानी दो अचर है हमारे पास। तो दो अचर है तो हमको कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशन की पड़ेगी। अगर दो समीकरण रहेगा तभी हम लोग दो चर का मान ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हमको मान नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर y रहता तो कैसे करते, यहाँ पे 6y आ जाता और यहाँ पे क्या होता है -3y, x = -3y। क्या x का मान मिला, नहीं मिला ना हमको। इसके लिए क्या चाहिए, हमको दो इक्वेशन चाहिए। ओके, अगर हमको तीन वेरिएबल रहेगा तो कितनी इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि रेखीय समीकरण को हम लोग किस तरह लिखते हैं, दो चर वाले। दो चर वाले रेखीय समीकरण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। तो यहाँ पे हमको युग्म में लिखना है, यानी दो समीकरण लिखना है। दूसरा में हमारा इसी तरह से आ जाएगा
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, दोनों समीकरण को अलग करने वाली चीज क्या होगी, एक्स और वाई वेरिएबल हमेशा सेम रहेंगे दोनों में, सिर्फ बदलेगा क्या हमारा जो होता है गुणांक। तो गुणांक अलग अलग होंगे दोनों समीकरण के। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a1 b1 c1 लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे a2 b2 c2 लिख देंगे। ओके, a1 b1 c1। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि a2s प्लस b2 t प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो दोनों चर रहेंगे दोनों समीकरण में वो एक ही रहेंगे, यानी हमको सिर्फ दो इक्वेशन है तो हम लोग सिर्फ x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास ये दो समीकरण आ गए, तो अगर हम दोनों समीकरण हमारे क्या है, रेखीय समीकरण है, क्योंकि इनका घात क्या है, एक है, यानी एक रेखीय समीकरण है। तो अगर इनका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो समीकरण है, तो हमको कितनी लाइन मिलेंगी, दो लाइंस मिलेंगी। अब वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, यहाँ पे तीन कंडीशन आते हैं। या तो दोनों लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या दोनों लाइनें पैरेलल होंगी यानी समांतर होंगी, या तो संपाती होंगी। यहाँ पे तीन कंडीशन हमको मिल सकता है। अगर हम दो लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइन या तो एक दूसरे को कट करेंगे यानी प्रतिच्छेदित करेंगे, या दोनों लाइन समांतर होंगी, और या तो संपाती होंगी। सिर्फ तीन कंडीशन हमको मिल सकता है। इससे अलावा आपको कोई और कंडीशन आ रहा है, दो लाइन के साथ और कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, सिर्फ तीन कंडीशन ही हो सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि बिना ग्राफ को प्लॉट किए, बिना ग्राफ बनाए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे लाइंस, या समांतर होंगी लाइंस, या संपाती होंगी। ये तीनों कंडीशन हम लोग सिर्फ ये इक्वेशन को देख के कैसे पता कर सकते हैं, बिना ग्राफ को ड्रॉ किए, बिना ग्राफ बनाए हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, अगर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अगर ये दोनों का जो है भिन्न यानी दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो क्या होगा कि दोनों लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। अब आता है दूसरी कंडीशन कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अगर a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर हो, लेकिन c1 और c2 के रेशियो के बराबर नहीं हो, तो दोनों लाइन क्या होगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ये चीज को याद रखना है, ये हमारा इससे क्वेश्चन आते हैं। हमारा प्रश्नावली 3.2 भी सिर्फ इसी कंडीशन पे डिपेंड है। इसके लिए इस चीज को ध्यान से देखिए कि अगर a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 की रेशियो के बराबर नहीं है, तो दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी,
अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन C1 बटे C2 की इक्वल नहीं है, यानी A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के बराबर है, लेकिन C1 और C2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी। अब आता है हमारा तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 का रेशियो और C1 और C2 का रेशियो, तीनों अगर अनुपात बराबर है, A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात अगर बराबर है, तो वो दोनों लाइन क्या होंगी? संपाती होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, यानी एक ही सिंगल लाइन होगी, यानी सिंगल इक्वेशन होगा। सिर्फ वहां पे उनका गुणांक बदल गया है, लेकिन वो लाइंस एक ही रहेंगी। तीनों की कंडीशन क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं, हमारा बुक में चार्ट दिया हुआ है, ये बुक का अपना चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट में क्या दिया हुआ है हमको? इस चार्ट में हमको दिया है कि पहला क्या दिया है? रेखा युग्म, फिर उसके बाद क्या है? A1 और A2 का रेशियो, और फिर B1 और B2 का रेशियो, और C1 C2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर उनके अनुपातों की तुलना, फिर क्या दिया है? ग्राफीय निरूपण, और फिर देखते हैं लास्ट में क्या दिया है? बीज गणितीय निरूपण। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? 4x प्लस 4y इक्वल माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, A1 और A2, A1 और A2 का अनुपात क्या है? 1/3। x के साथ क्या है? 1 है, और दूसरा x के साथ क्या है? 3 है, यानी A1 की जगह पे क्या है? 1 है, और A2 की जगह पे 3 है, और B1 की जगह पे क्या है? 4 है, और B1 की जगह पे हमारा -2 है। B1 की जगह पे -2 और B2 की जगह पे हमारा 4 है, तो इनका अनुपात क्या आ गया? -2/4। और तीसरा क्या है? C1 है। तो C1 क्या है? पहले इक्वेशन में तो C1 दिया ही नहीं है, तो क्या हमारा 0 हो गया, और दूसरे में हमको क्या दिया है? -20, यानी 0/-20। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना कि जो है A1 और A2 का अनुपात क्या है? 1/3। A1 और A2 का अनुपात क्या है? 1/3, और B1 और B2 का अनुपात क्या है? -2/4। अगर उनको डिवाइड भी करोगे तो क्या आएगा? -1/2 आएगा। 1/3 और -1/2 बराबर नहीं है ना, यानी वो दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। अब आता है कि अगर वो प्रतिच्छेदित करेंगी तो उनके कितने हल मिलेंगे? सिर्फ 2 हल, यानी वो एक सिंगल लाइन में कट करेंगे ना, जैसे आप लोग देख सकते हैं ना, ये ऐसा प्रतिच्छेदित कर दी, ये जो पॉइंट आएगा यही क्या होगा? x y का मान होगा। हमारा जो ऐसा ग्राफ रहेगा ना, ऐसा ग्राफ रहेगा, तो ये जो x पे जहाँ पे कट करेगी और y पे जहाँ पे कट करेगी, तो इसका जो मान होगा x और y का मान, वही हमारे दोनों इक्वेशन यानी दोनों समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, यानी सिर्फ एक ही हल मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में हमको क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हमको दिया है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0 दिया है। अब यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा कि हमको दिख रहा है 2A1 क्या है? हमारा 2 है, और A2 क्या है? 4 है, तो 2/4 आ गया। A1 और A2 का अनुपात 2/4 हो गया, और B1 B2 का क्या हो गया? 3/6। अब देखो 2
बटे 4, मतलब 2 से भाग दे दोगे तो क्या आएगा, 2/4 बराबर मतलब क्या आएगा, 1/2 ही आएगा ना, ऊपर नीचे काट दिए 2 से तो। और दूसरा हमारा क्या है, 3/6, 3/6 यानी 3 से भाग दो तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। यानी यहाँ पे हमारा क्या है कि A1 और A2 का अनुपात और B1 और B2 का अनुपात दोनों बराबर है ना, दोनों 1/2 1/2 आएंगे, क्योंकि 2/4 का भी मतलब 1/2, 3/6 का भी मतलब 1/2 ही होता है। ओके, अब देखते हैं C1 और C2 का अनुपात। वहां पे क्या दिया है, -9 और -18, तो हमारा क्या है -9 अपॉन -18। यहाँ पे भी देखोगे ना, 9 से काटोगे तो क्या आएगा, ये भी 1/2 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पे C1 और C2 का भी अनुपात बराबर आ गया। तो क्या होगा, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। अगर वो दोनों समपाती हैं तो उनके हल कितने आएंगे, अनेक हल आएंगे ना। यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे कट रहा था, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही जा रहे हैं ना, तो हर पॉइंट पे ही कट कर रहे थे। इनके कितने हल आएंगे, अनंत आ जाएंगे। ओके, अब आ जाओ तीसरे कंडीशन पे। तो तीसरे में हमको क्या दिया है, x + 2y, x + 2y -4 = 0। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा, A1 अपॉन A2 क्या हमारा आ जाएगा 1/2। क्या है, x के साथ क्या है, 1 है, और दूसरा क्या है 2x है, तो उसका 2 आ गया। अब y के साथ क्या है, y वाला क्या होता है B1 अपॉन B2। तो पहले समीकरण में b के साथ गुणा क्या है, 2 है, और दूसरे के साथ क्या है हमारा 4 है। तो 2/4 का मतलब क्या हुआ, 1/2 ही हो गया। क्लियर है। अब आ जाओ तो तीसरे पे सी पे आते हैं। सी क्या होता है, अपना अचर वाला वैल्यू। तो अचर वाला वैल्यू क्या इसमें दिया है, हमारा C1 है, C1 हमारा क्या है -4, और C2 क्या है हमारा -12। ये क्या आ जाएगा हमारा, अगर कट करोगे तो माइनस माइनस कट गया, ये आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। 4 × 3 = 12 होता है ना, तो 1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 और A2 का अनुपात, B1 और B2 का अनुपात दोनों बराबर है ना, और लेकिन C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं है। ये अपना तीसरा कंडीशन आ गया। यानी वो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। अगर दो लाइन समांतर है, अगर दो रेखाएं समांतर है तो क्या एक दूसरे को कभी कट करेंगी, नहीं करेंगी, तो उनके सॉल्यूशन आएंगे क्या, उनका हल आएगा ही नहीं ना। जब वो एक दूसरे को कट करती है तभी हमको हल मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी तो हल ही नहीं मिलेगा। ओके, तो पहले में क्या हुआ, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो हमको कितना हल मिलेगा, एक हल मिलेगा। अगर वो संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा कि हमको अनंत सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर वो दोनों समांतर हो जाएंगी तो हमको सिर्फ एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर समांतर है तो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, यानी उनका कोई हल नहीं आएगा उस समीकरण का। ओके, तीनों कंडीशन क्लियर हो गया। आपको बुक में ये ग्राफ दिया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, अब क्या देखेंगे हम लोग कि हमने देखा ना एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वहां से हमको सोल्यूशन मिल रहा है। तो अगर एक दूसरे को कट करके उनका ग्राफ बना के अगर हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो हमारा जो होता है ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग दो समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बीजगणित से कैसे हल निकाला जाता है। ये क्या था हमारा ग्राफिकल मेथड था। ग्राफ से हम लोग दो समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे बीजगणित से हम लोग किस तरह से हल निकाल सकते हैं।
ओके, तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को बीजगणित विधि से कैसे सॉल्व करके उनके दोनों चरों का मान ज्ञात किया जाता है। तो हमको क्या है, हमको पता है कि हमारे पास तीन विधि है। पहली विधि क्या है, हमारी प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि क्या है, हमारी विलोपन विधि, और तीसरी क्या है, ब्रज विधि। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली विधि प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक पद को प्रतिस्थापित कर देते हैं और फिर उसको दूसरे इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, और दूसरा हमारा समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। तो हमको ऐसे प्रतिस्थापित करना है कि इसको चेंज करना है कि हमारा x के इक्वल टू आ जाए, या तो y के इक्वल टू सारा समीकरण को शिफ्ट कर लेंगे और वही x या y का मान दूसरे वाले समीकरण में रख लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे 7x दिख रहा है और 15y दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दूसरा वाला थोड़ा सिंपल दिख रहा है ना, कि इसको सिर्फ 2y को उधर भेज देंगे तो हम x का मान मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे समीकरण से। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि 2y को वहां पे भेज देंगे। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे x इक्वल टू 3 माइनस 2y, यहाँ पे देख रहे हो ना, हमने क्या किया, 2y को इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दिया। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। ये हमारा समीकरण मान लेते हैं हमारा 3 है। अब हम क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये मान हम लोग अगर समीकरण 1 में रखेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस 2y समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे x है, x के यहाँ पे ये मान रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा 7, और x की जगह पे क्या रखोगे 3 माइनस 2y, और उसका क्या बात है, बराबर माइनस पे क्या है हमारा 15y है, तो 15y लिख देंगे, और बराबर हमारा क्या है 2 है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ y है ना, सिंगल वेरिएबल आ गया, यानी एक चर है, एक ही चर है, एक वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबको रीअरेंज कर लेंगे। 7 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा 7 के 21, और ये क्या आ जाए 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस 15y इक्वल टू 2 है। अब क्या करोगे, ये माइनस माइनस है तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये 20y को उधर भेज देंगे। तो सबसे पहले ये ऐड कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 21 माइनस, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 29, 29y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 21 माइनस 29y इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करोगे, ये 21 को इधर भेज दो, 21 को इधर भेज दो इक्वल टू, तो आ जाएगा माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 21 है तो क्या आएगा माइनस 19 आएगा। 2 क्या है, प्लस है, और माइनस 21 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करते हैं, और साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले का। बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या 21 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 19, और ये हमारा माइनस 29y है। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया तो आ गया हमारा 19/29। हमको y का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, ये y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो अगर y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा x बराबर आ जाएगा 3
माइनस 2y, तो 2y की जगह पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19/29, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलसीएम सेम करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 29 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा और 19 इंटू 2 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38/29। ओके, 38 माइनस कर दिए तो कितना आएगा x इक्वल टू हमारा आ गया 8 माइनस किया तो ये हो गया 9, यहाँ पे बचा हमारा कितना 7 में से 3 गया तो 4, 49/29। ओके, देख लिया ना समीकरण, तो हमारा y का भी मिल गया मान, x का मान भी मिल गया। फिर से वापस से देख लो क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, हमें दो इक्वेशन दिया रहेगा, यानी दो समीकरण रहेंगे, दो समीकरणों को हमको क्या करना है कि हमको ऐसा सेट करना है कि एक वेरिएबल के बराबर पूरा समीकरण को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। ये x के बराबर रख दो या तो y के बराबर। ये हमको x का मान इजी दिख रहा था ना, x अकेले था, हमने y वाला इक्वल टू की वो साइड पर भेज दिया, तो हमने उधर भेजा तो क्या मिल गया हमको x का मान मिला। ये x का जो मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से क्या हो जाएगा x खत्म हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा और उस y को पूरी समीकरण को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे y का मान निकाल लेंगे। अब ये y का मान किसी भी ये तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख के हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा विधि, दूसरा क्या है विलोपन विधि। यहाँ पे जैसे नाम में हमको दिख रहा है विलोपन, तो विलोपन का मतलब क्या है कि हमको एक टर्म को खत्म करना है, यानी x और y में से एक चर को खत्म कर देना है, यानी विलुप्त कर देना है और दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेना है। तो हमको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक में दो को जोड़ दो या दूसरे में से पहले को घटा दो। तो जोड़ने या घटाने से पहले हमको क्या करना रहता है कि उसमें से किसी एक को सेम करना रहता है। जैसे यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे 7x होना चाहिए, यहाँ पे -15y है तो यहाँ पे भी -15y होना चाहिए। तो या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक को हमको सेम कर देना रहता है, जो उनका गुणांक है उनको सेम कर देना रहता है और दूसरे में समीकरण से घटा देना रहता है। तो हमारा वहां से क्या होगा एक टर्म खत्म हो जाएगा, तो वही हमारा होता है विलोपन। तो एक टर्म को खत्म करना है हमको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 7x है और -15y है और नीचे क्या है x है और +2y है। तो हमको ऐसा देखना है कि किसी भी नंबर से इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पे या तो x का या तो y का मान सेम आ जाए। तो ऐसा हमको कुछ दिख नहीं रहा है, y का तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे -15 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो -15 तो नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे x दिख रहा है और ऊपर क्या है 7x है। तो अगर हम लोग इसमें 7 से गुणा कर दें पूरे समीकरण में तो ये क्या हो जाएगा x 7x हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 2 गुणे 7, समीकरण 2 में हमने 7 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2 7x और ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14y और तीसरा क्या हो जाएगा 7 त्रिके 21 बराबर हो गया हमारा 21। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या है हम इसके नीचे लिख देंगे पहले वाले समीकरण को वैसे की वैसे ही, ये आ गया हमारा 7x, ये हो गया हमारा -15y इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है समीकरण 1 है। हम क्या करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को
घटा देंगे। समीकरण 3 में से एक को हमने घटा दिया। तो घटाएंगे तो घटाने के लिए क्या करते हैं, सारे चिन्ह को बदल देते हैं। तो सारे चिन्ह को यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, 7x है और ये माइनस 7x है, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है प्लस और प्लस, तो दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। 14 प्लस 15 क्या हो जाएगा हमारा, 19। सॉरी 29y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 21 में से 2 चला जाएगा तो आएगा 19 आ गया। हमारा y बराबर क्या हो गया, 19/29। यही आया था ना पिछले क्वेश्चन में भी, हमने प्रतिस्थापन से भी किया था, तो क्या आया था हमारा y का मान, 19/29 ही आया था ना, बराबर सेम वही आया। तो ये हमारा आ गया y का मान। अब हम क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। y इक्वल टू 19/29 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पे हमको क्या मिलेगा, x प्लस 2 गुणे 19/29 बराबर 3, बराबर है। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 19 दूनी 38, 38/29 बराबर 3 आया हमारा। अब ये क्या होगा, वो साइड भेज देंगे, बराबर की वो साइड भेज देंगे ना, तो ये आएगा हमारा x बराबर 3 माइनस 38 माइनस 29 बराबर। अब 29 से क्या करेंगे, 3 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 29 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 87 आएगा ना, 87 आया, में से 38 माइनस कर दिए अपन 29, तो हमारा x का मान क्या आ गया, 49/29। आगे समझ में, दोनों विधि समझ में आ गई ना, दोनों में वैल्यू कितना आया हमारा, x और y का वैल्यू सेम ही आ रहा है ना, यानी दोनों विधि सही है ना। दोनों में से कोई भी विधि लगाओगे हमारा जो x और y का मान है वो सेम ही आने वाला है। फिर से देख लेते हैं एक बार, हमने क्या किया, हमको दिया है 2 इक्वेशन दिया है, तो हम लोग विलोपन विधि में क्या करना है, हमको 2 इक्वेशन में से किसी एक चर को x या y को हमको विलुप्त करना है, यानी उसको खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा। उससे पहले, घटाने से पहले क्या होना चाहिए, वो तो एक चर खत्म क्यों होंगे, जब उनका दोनों का मान सेम होगा तभी ना, घटाने पे वो 0 हो जाएगा उनका वैल्यू। तो उसके लिए उनको सबसे पहले उनका गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो गुणांक को बराबर करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे हमको 7x दिखा, यहाँ पे x दिखा, तो हमने क्या किया, 7 को ये पूरे समीकरण में गुणा कर दिए, तो हमको मिल गया 7x प्लस 14y इक्वल टू 21। फिर हमने क्या किया, इस समीकरण में से समीकरण 1 को घटा दिए, तो क्या हुआ, 7x कट गया, और यहाँ क्या मिल गया हमको 29y इक्वल टू 19। तो हमको y का मान मिल गया 19/29। ओके, अब आया क्या, हमने y का मान को क्या किया, समीकरण 2 में रख दिया। तो समीकरण 2 में रखने पे क्या आया हमारा, कि x प्लस 2 × 19/29 इक्वल टू 3 आया हमारा।
अब क्या ये गुणा करने पे क्या आ गया 38/29। फिर इसको यहाँ पे ले गए, फिर सॉल्व किए तो हमको क्या मिल गया, x का मान 39/29। ओके, क्लियर हो गया हमारा विलोपन विधि। अब चलते हम लोग अगली विधि की तरफ। हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड क्या है, सबसे मोस्ट सिंपल मेथड है ये। इसमें क्या है, इसका नाम इंग्लिश में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मतलब समझते हो ना, इधर का क्रॉस उधर, उधर का क्रॉस इधर, जैसे कि जिग जैग। ये क्रॉस इधर जाएगा और दूसरा क्रॉस इधर आएगा, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि बोलते हैं, यानी वज्र गुणन विधि। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमको क्रॉस में गुणा कर देना है। तो इसमें क्रॉस में गुणा कैसे करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा कि कैसे गुणा कर रहे हैं। बस इतना देख लिए, बस खत्म ये क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे गुणा करेंगे इसके साथ और इसका गुणा करेंगे इसके साथ। ओके, तो लिखते कैसे हैं, ये 2 का गुणा 7 से, 2 गुणे 7। फिर क्या आएगा हमारा, ये वाला गुणा इसके साथ, लेकिन उससे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस लगा देंगे। फिर ये इसका गुणा इसके साथ, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -15। अब ये पूरा क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा हो जाता है x। फिर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद क्या होता है, फिर वापस से क्रॉस, इसका इधर इसका इधर, इसका इधर गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 2 इंटू 2। फिर क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस, उसके बाद ये 3 का -15 के साथ, तो 3 इंटू -15 कर दिए। अब देखो बस सॉल्व करना है, x का मान मिल गया। ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 14 हो गया। और यहाँ पे देखो क्या है, -1 इंटू -15 क्या आएगा, -15। और वो माइनस और माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। ये हो गया +15। ये क्या है हमारा x हो गया, और बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या है 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या है, माइनस है, और अंदर क्या है 3 गुणे 15 दिया 45, और माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 45। अब देखो ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दो, ये क्या हो गया 14 + 15 क्या हो जाएगा 19 x हो गया। और ये क्या हो जाएगा हमारा 49। हमारा x का मान क्या आ गया हमारा 49/19। x मिल गया ना। अब ये x का मान यहाँ पे रख दो, y का मान मिल जाएगा, रख देते हैं। अब इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x = 49/19 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पे क्या आएगा हमारा, x के यहाँ पे रख दो, तो यह हमारा 49/19। और क्या हो गया 2y = हमारा 3 है। अब ये क्या हो गया, ये इधर भेज दो, तो 2y = ये यहाँ पे चला गया, ये हो जाएगा 3 - 49/19। अब 19 का 3 से गुणा कर दो, तो कितना आता है 57।
57 माइनस 49 बाई 90। ये किसके बराबर है हमारा? 2y के बराबर। अब क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दोगे तो ये क्या होगा, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा 57 में से 49, तो ये हो गया 7, तो 8 हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 29x, और ये क्या हो जाएगा हमारा 49। अभी x के बराबर क्या आ गया हमारा 49 बाई 29। हमको x की वैल्यू मिल गई, एकदम इजी था ना। अब क्या किया हमने, ये मान को हम लोग समीकरण 2 में रख लेते हैं। ये क्या है, इसमें देख रहे हैं ना 7x है माइनस 15y है, तो कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाएगा। हमको क्या कैलकुलेशन छोटा रखना है, इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे रख दो, तो रखने पे क्या आ जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो इसको क्या हो जाएगा, x के यहाँ पे 49 बाई 29, ये क्या है प्लस 2y इक्वल टू हमारा क्या आया 3। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 49 बाई 29। सही है। अब इसका इसमें गुणा कर दो, तो क्या आएगा 29 इंटू 3 क्या होगा हमारा 87। 87 माइनस 49 अपॉन 29। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा हमारा 87 में से 49 माइनस किए तो क्या आ गया हमारा, ये 8 हो गया, और यहाँ पे बचा 3 में से 4 गया तो 2। यहाँ 7 है ना, 7 में से 4 गया तो 3 आएगा ना, 38 आएगा। 87 में से 49 माइनस किए तो क्या आया 38 अपॉन 29। ये किसके बराबर है 2y के। तो ये क्या करो, इधर उधर काट दिए तो क्या आ गया, ये हमारा हो गया 19। 19 2 जा कितना होता है 19 दूना 38 होता है ना, 19 आ गया। तो हमारा y इक्वल टू क्या आ गया 19 अपॉन 29। ओके, ये तो कुछ नहीं, ये तो आप लोग को आता ही है, मान रख के एक का x का मान रख के y का मान निकालने। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, ये x का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना, वज्र गुणन करना है, तो ये x का गुणा दूसरे के y से करना है, यानी ax इंटू a1 इंटू b1 माइनस a2 इंटू, यहां पे देख लो हमको क्या करना है, वज्र गुणन करना है। वज्र गुणन में क्या करना है कि इसका y का मान और इसका x का मान, ये क्या हो गया 2 इंटू 7, फिर क्या किया हमने माइनस लिखा, फिर उसके बाद ये x का और ये y का, तो यहां से मिला हमको 1 इंटू माइनस 15, ये हो गया हमारा x। और उसके बाद क्या किए हमने, ये 2 का गुणा इस 2 के साथ किया, तो ये 2 इंटू 2 हो गया, और फिर माइनस ये इसका इसके साथ,
सिर्फ क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई करते जाना है और बीच में माइनस लगाना है। आया समझ में? इसका गुणा इसके साथ, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ, फिर क्या करना है, ये क्या हो गया हमारा x हो गया, और इक्वल टू इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पे हो गया ये बराबर है, ये इनको सॉल्व किया तो हमको मिल गया x, और ये x का मान हम समीकरण 2 में रख दिए तो हमको मिल गया y का मान। ओके, क्लियर है? एकदम सिंपल है। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करो और खाली ये देख लो कि यहाँ पे क्या बताया है, किसको कहाँ पे रखना है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दो चर के ही समीकरण का युग्म हमारा खत्म होता है। ये हमारा पूरा थियरी एक वीडियो में हमने कवर कर लिया, सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला सब कुछ आ गया है इस चैप्टर में। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है ये चैप्टर में। ये अगर अच्छे से समझ लिए तो तुम्हारा सारा चैप्टर, सारा एक्सरसाइज जो है, प्रश्नावली जितने हैं सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, बाय।